इंट्राक्रेनियल हेमोरेज इंट्राक्रेनियल हेमोरेज जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है। और इसमें होता क्या है कि अगर हेमोरेज होता है इन द क्रेनियम यानी जो स्कल बोन है इसके दरमियान अगर किसी जगह ब्लीडिंग होती है, हेमोरेज होता है, तो इसको इंट्राक्रेनियल हेमोरेज कहते हैं। एक्स्ट्रा एक्सियल और इंट्रा एक्सियल को मजीद सब क्लासिफाई किया है इंट्रा सेरेब्रल हेमोरेज में और इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमोरेज में। इंट्रा सेरेब्रल हेमोरेज जो है ये ब्रेन पेरेन्काइमा के अंदर किसी भी जगह अगर हेमोरेज होता है इसको इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज कहेंगे, यानी ये ब्रेन पेरेन्काइमा के अंदर हेमोरेज होगा। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज जो है ये वेंट्रिकल के दरमियान अगर किसी जगह ब्लीडिंग होती है तो इसको इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज कहते हैं। जबकि एक्स्ट्रा एक्सियल को की 3 सब क्लासिफिकेशन है: epidural hemorrhage, subdural hemorrhage and subanechoid hemorrhage. Epidural hemorrhage, एपी में above या ऊपर, ड्यूरल क्या चीज है? ये ड्यूरा है, मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन की 3 मेम्ब्रेन हैं, ड्यूरा मैटर, एरिकॉनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। ये इसको अगर हम क्रेनियम बोन मान ले, इस क्रेनियम बोन के साथ अटैच्ड जो मेम्ब्रेन है अपर टॉप पे जो मेम्ब्रेन है अटैच्ड विद क्रेनियम, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ड्यूरा मैटर है। ये जो मेम्ब्रेन है ये अटैच्ड है क्रेनियम के साथ, बोन के साथ। इसके बाद एक और लेयर है जो कि दरमियान में है, वो एरिकॉनॉइड मैटर है, और इसके नीचे एक और मेम्ब्रेन है जो कि पिया मैटर है। तो ब्रेन की 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। जो आउटर मोस्ट है वो ड्यूरा मैटर है, जो सबसे नीचे जो लेयर मौजूद है वो पिया मैटर है, और सेंटर में एरिकॉनॉइड मैटर की जो मेम्ब्रेन है ये मौजूद है। एपिड्यूरल मतलब ये है कि ड्यूरा के ऊपर हेमोरेज हुआ है, और ड्यूरा के ऊपर अगर हेमोरेज होता है, क्योंकि ड्यूरा जो मैटर है ये बोन के साथ अटैच्ड है, तो जो ड्यूरा मैटर है ये बोन से अट जाएगा, यानी ये दोनों अटैच्ड है, लेकिन जिस वक्त हेमोरेज होता है तो ये नीचे को अट जाएगी ये मेम्ब्रेन, और ये एक लेस शेप की साथ बनेगी। अगर हम सीटी में देखते हैं तो ये बायकॉन्वेक्स लेंस की तरह की हमें इसकी जो शेप है वो मिलेगा। दूसरी चीज, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये किस वजह से होता है? ड्यू टू ट्रॉमा, और ट्रॉमा की वजह से अगर फ्रैक्चर ऑफ बोन होता है, फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन, जब फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा कि आर्टरी डैमेज होगी। और कौन सी आर्टरी? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। तो क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट किस चीज की? आर्टरी की है, और आर्टरियल जो प्रेशर है, अगर रप्चर होती है तो आर्टरी का प्रेशर ज्यादा है, तो आर्टरी से जो ब्लड निकलेगा वो प्रेशर डालेगा ब्रेन पेरेन्काइमा के ऊपर, और अगर ये बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग एक कंडीशन है, तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। तो ये जिस तरह हमने कहा कि बड़ी एक डैमेजिंग कंडीशन है, तो इसलिए इसकी जो डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट है, तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है। साइन और सिम्टम्स, जब कभी भी अगर मेनिंजेस इरिटेट होती है, मेनिंजियल इरिटेशन अगर होती है, तो क्या होगा? हेडेक होगा, वॉमिटिंग। मेनिंजियल इरिटेशन की वजह से हमेशा ये चीज मिलेगी, हेडेक, वॉमिटिंग।
स्टिफनेस ऑफ नेक। इसके बाद क्योंकि अगर ये ब्रेन पेरेन्काइमा को कंप्रेस करता है तो क्या होगा कि कंफ्यूजन होगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा ब्लीड करता है और न्यूरॉन्स जो है, नर्व टिश्यू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं तो इट में लीड टू डेथ। इसके अलावा पैरालिसिस भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये जिन नर्व टिश्यू को अगर ये डैमेज करता है, कंप्रेस करता है, तो रिलेटेड मोटर एरिया अगर जाता है तो वो एरिया ऑफ द बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें फिट्स पड़ सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि हमने कहा कि इसको अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, तो इसमें मोडेलिटी ऑफ चॉइस जो है डायग्नोस करने के लिए वो नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन है। तो नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ट्रीटमेंट क्या है कि इसमें असल जो मकसद होना चाहिए वो क्या, कि जो प्रेशर है ब्रेन टिश्यू के ऊपर इसको कम करने की जरूरत है। तो एक तो ये हो सकता है कि इस हेमाटोमा को, इस प्रेशर को कम किया जाए ड्रेन करके, लेकिन क्योंकि अक्यूट कंडीशन में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डैमेज्ड ब्लड वेसल्स जो मजीद इसमें ब्लड लीक करेगा, तो लाइगेशन ऑफ डैमेज्ड ब्लड वेसल्स जो है ये, या फिर कोट्राइंग द ब्लड वेसल है।